अच्छा नील, जी? एक बात बताओ, प्रकृति क्या है और ईश्वर के साथ इसका क्या रिश्ता है? प्रकृति सब भौतिक तत्वों से, जिनमें चेतन वस्तुओं से अचेतन शरीर और उनके ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के कार्य भी शामिल हैं, संसार का सदा विकारी जड़ रूप बनता है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। चेतन जगत में आत्मा निवास करती है, जो सभी प्राणियों को चेतना देती है। इन सब के भीतर ईश्वर रहता है। सृष्टि में दिखाई देने वाले सभी विकारों को उसकी ही शक्ति समन्वित करती है। वो सबके भीतर रहता है, वो सबका आधार है, वो सबको गति देता है। प्रकृति नियमों के अनुसार चलती है और प्रकृति के नियम ईश्वर की इच्छा का प्रकट रूप है। फिर परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता? वो अपने असली रूप में दिखाई नहीं देता। वो जिस रूप में दिखाई देता है उसे हम नैतिक और भौतिक नियम कहकर संतोष कर लेते हैं और जीवन ऐसे चलता रहता है जैसे परमात्मा से स्वतंत्र हो। परमात्मा अपनी सृजनात्मक प्रवृत्ति यानी योग माया से ढका हुआ है, इसलिए उसे देखा नहीं जा सकता। तो ईश्वर का, तो मनुष्य का ईश्वर के साथ क्या रिश्ता है? ये सच होते हुए भी कि हम सबका भरण पोषण ईश्वर ही करता है, क्योंकि हम खुद, हमारे विचार, तर्क और भावनाएं, ये सब ईश्वर के द्वारा ही संचालित होते हैं। सृष्टि में दिखाई देने वाली हर एक वस्तु ईश्वर की इच्छा का प्रकट रूप है। ईश्वर ही नियम और नियम ही ईश्वर है। ईश्वर नियम के द्वारा शासन करता है और दिखाई ऐसा पड़ता है जैसे नियम शासन कर रहा है वो, परंतु दोनों अलग नहीं। ये कैसे? मान लीजिए कोई जादूगर एक तालाब बनाता है, उसमें मछलियां पैदा करता है। अब उस जादूगर को वो तालाब और मछलियां और वहां की परिस्थितियां, उन मछलियों को प्राकृतिक ही माननी हो, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो जादूगर की इच्छा का परिणाम है। हाँ, अगर जादूगर उसमें रिश्ती पैदा करेगा तभी तो उसे प्राकृतिक ही मानेगी। नौजवानों से ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जानने की उत्सुकता है। मान लो सांस टूटने से पहले तुम्हें गौतम बुद्ध और नवीन मुंद्रो के 2 वीडियो देखकर एक का चुनाव करने को कहा जाए, तो तुम किसे देखना पसंद करोगे? बुद्ध को। क्यों? इसलिए कि मैं अपने वक्त से पहले जा रहा हूँ। पीछे मिल सकने वाले सुखों की कसक मन में क्यों रहे? तुमने प्रलोभन की जगह सुख शब्द का इस्तेमाल किया, क्यों? मुझे भरी जवानी में अपने समय से पहले मरना पड़ रहा है, इसलिए दूसरे शब्द पर एक प्रकार से मेरा अधिकार बनता है। हाँ, अगर मैं बुढ़ापे में मरता तो पहले वाले शब्द का व्यवहार करता। तुम सुख को युवावस्था का अधिकार मानते हो? जी हाँ, हालांकि वो मांगने से मिलता नहीं है। नील, तुम्हारे शौक क्या क्या है? कुछ भी पढ़ना, दूर दूर तक पैदल चलना, सिनेमा, संगीत। तुम बहुत सामाजिक हो। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे मिलना किससे। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? सिर्फ माँ। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती है। तुमने अपने परिवार में किसी की मृत्यु का अनुभव किया है? हाँ, अपने पिता की। तब तुम्हारी उम्र क्या थी? यही कोई 10 साल। उस अनुभव को तुम कैसे व्यक्त करोगे? उस अनुभव से मेरे भाव जगत में भूचाल आ गया। एक संबल हमेशा के लिए छूट गया। कुछ एक भावनाओं के झरोखे हमेशा के लिए बंद हो गए। मृत्यु हमारे जीवन के एक हिस्से को भावात्मक रूप से अपंग बना देती है। हमारा वैवाहिक जीवन काफी सुखी था। मैं 22 साल की थी जब फिरोज से पहली बार मिली थी। फिरोज मेरी जिंदगी में आया अकेला पुरुष था। नील, तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 17 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद अचानक अकेले हो जाना कितना कष्टदायक होता है। 1 साल तो मुझे ये मानने में लग गया कि फिरोज अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुख और अकेलेपन से तंग आकर मैं इटावा चली गई, लेकिन मन नहीं लगा, सो 3 ही महीने में वापस लौट आई। फिर अकेली जिंदगी का दूसरा दौर शुरू हुआ। एक बात मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर फिरोज की जगह पहले मेरा बुलावा आ गया होता तो क्या वे भी मेरी तरह इस गहरे अकेलेपन का शिकार होते? आपके पति का स्वभाव कैसा था? काफी अंतर्मुखी थे। ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था, घर पर ही रहना पसंद करते थे। हाँ, संगीत और बागबानी का काफी शौक था उन्हें।
नील, जी इस पेंटिंग की व्याख्या करोगे? जी। दोनों सेनाओं में खड़े बड़े बूढ़े पितामह, चाचा, मामा, भाई और सगे संबंधियों को अर्जुन ने देखा। तब कुंती पुत्र दुखी भाव से बोले कि हे कृष्ण, मेरा मन कमजोर पड़ रहा है। जिन सगे संबंधियों के लिए मैंने राज सुख चाहा, वो मेरे सामने अपने जीवन को दांव पर लगाकर युद्ध के लिए मैदान में खड़े हैं। और मुझे मार दें या मुझे तीनों लोक का राज मिले, तभी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर जमीन के एक टुकड़े के लिए कैसे मार दूं? हे मधुसूदन, कौरवों के मन लोभ से मैले हो गए। वे कुलनाश से होने वाले दोष और मित्र द्रोह के पाप को देख नहीं पा रहे। तो फिर हम इस पाप से क्यों न बचे? ऐसा कहकर अर्जुन दुखी भाव से अपना धनुष बाण लेकर रथ में बैठ गए। दुखी स्त्री को तुम किस प्रकार परिभाषित करोगे? दुखी और अतृप्त स्त्रियों में गहरा आकर्षण होता है, जिनमें शकुंतला, तिष्यरक्षिता, जहांआरा, लीजा और सोफी गहरे अंधेरे में झिलमिलाती ऐसी ही कुछ अलोका कृतियां हैं। अपने समय की जिन दो व्यथित स्त्रियों का संताप मुझे वेदता है, वो है स्वेतलाना और जैकी। क्यों? क्योंकि पहली ने स्टालिन के तीनों रूप देखे, निरंकुश शासक, क्रूर पति और कठोर पिता। आत्महत्या के मोड़ तक ले जाने वाली अपनी मां की दारुण वेदना भी उसने देखी। अपनी आत्मा पर कसे दुख के शिकंजे को उसने अपने परिवेश के साथ जोड़ा और पति बच्चों समेत छोड़ दिया। क्या ये नया देश, नई संस्कृति, नया परिवार उसके भीतर के हाहाकार को मिटा पाया? शांति की सतत तलाश में क्रेमलिन की अभिशप्त राजकन्या एक बार फिर अपने जन्म के देश पहुंची, परंतु कुछ ही समय बाद अपनी मनोव्यथा से थककर इसने नए देश का वर्ण कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जैकी है, जिसे संसार के सारे सुख प्राप्त हुए, परंतु नियति ने एकाएक ऐसा निर्णय लिया कि उसे पीड़ा के झुलसते हुए मरुस्थल में भटकने के लिए छोड़ नील, जी। तुम मेरे अकेलेपन को भरसक कम करते हुए बर्दाश्त के लायक बनाना, अपने दुखों का सामना करने के लिए मेरा मनोबल बढ़ाए रखना। कभी मैं बोलना चाहूँ तो उचित प्रतिक्रिया के साथ सुनना, कभी मैं सुनना चाहूँ तो धीरज बढ़ाने वाली बात धारा संचालित करना। अच्छा सुनो नील, कल मैंने घर में एक पार्टी रखी है, तुम जरूर शामिल होना। मेरे मेहमानों से मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। जी। हे ईश्वर, इस मनहूस घर पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मुझे सतर्क रहना होगा, इनकी मनस्थिति का ध्यान रखना होगा। शांति की तलाश में ये धर्म की ओर मुड़ रही है, इसे स्वीकार करने योग्य बनाना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी नौकरी इतनी आरामदायक हो सकती है। अब मैं वैभव और ऐश्वर्य की मुलायम गोद में। पूरी पार्टी मिस्टर जैन, आजकल आपकी डाइवर्सिफिकेशन की काफी चर्चा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर नील। हमारे देश में खिलौनों का बाजार 25% सालाना के हिसाब से बढ़ रहा है। खिलौने बच्चों की दुनिया को वास्तविक बनाते हैं। दे मेक देयर आर्टिफिशियल वर्ल्ड अलाइव। इसीलिए तो गन्स, टैंक, रेसिंग कार उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। And that's why this is a damn difficult and capital intensive job, Mrs. दस्तूर। प्रोडक्शन से परिवर्तन तेज होता है और दूसरी तरफ इंडियन मिडिल क्लास को ये एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है कि खिलौने बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। अगर माँ बाप बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें ना, तो बाजार में बिकने वाले खिलौनों का बहुत बेहतर उपयोग हो सकता है। ग्लैमरस खिलौने ज्यादा बिकते हैं भाई। अगर हमारे खिलौने स्टेटस सिंबल जो ठहरे, बार्बी डॉल्स, कैसल ग्रेस, स्कल, जीआई जो जैसे खिलौनों के रिच पेरेंट्स सबसे ज्यादा खरीदार हैं, क्योंकि ऊंची कीमत के अलावा उनके लिए इन खिलौनों का और कोई मोल है ही नहीं। आप क्या करते हैं नील साहब? मैं आंखों को दुख और अकेलेपन से परिभाषित करता हूँ। किस चश्मे से आप आंखों को देखते हैं? ये चश्मा हटाकर आंखों को देखता हूँ। काफी दिलचस्प इंसान मालूम पड़ते हैं आप। मिस्टर नील,
जी, रोजी कमाने का मौलिक तरीका क्या है? रोजगार और मौलिकता में कोई संबंध नहीं होता। आपने कभी उस व्यक्ति को देखा है जो घोड़े से अपनी पीठ को छलनी करता है? नहीं देखा। मैंने देखा। उसको उसके बदले मिलता क्या है? एक कटोरे में कुछ रेजगारी। शाम को जब वो अपनी झोपड़े में जाएगा तो उसकी पत्नी के हाथ में चाय का प्याला नहीं होगा, बल्कि उसकी घाव पर मरहम का फाहा रखेगी। उस आदमी को जूते पे पॉलिश करना नहीं आया, उसको हारमोनियम लेकर ट्रेन में गाना गाना नहीं आया, उसे टूटी टोकरियां ठीक करना नहीं आया, उसे 2 दर्जन केले और एक टूटी टोकरी नहीं जुटाई गई। अपने भूखे बिलबिलाते परिवार को देखा और फटी कमीज का कोड़ा बनाकर अपने आप को मारने लगा कि मैं अपने आप को मार रहा हूं, इसलिए मुझे पैसा दो। 2 घंटे बाद उसकी पीठ पर खून झलक आया तो एक धार्मिक स्त्री ने उसके सामने 5 का नोट फेंक दिया। ऐसे महान व्यक्ति को महान वैज्ञानिक अन्वेषण का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मिस्टर जैन, क्या आप औद्योगिक सलाहकार भी हैं? जी नहीं, मैं भावात्मक सलाहकार। मैम, खाना रेडी है। आइए मिस्टर जैन, डिनर इज रेडी। आइए मिस्टर रजत, Yeah, चलो sure. प्लीज, कुमुद आओ। आओ बाबा। आइए। रहने दो, मुझे धुआं अच्छा लगता है। जी, क्या पढ़ रहे हो? किताब। ये क्या तस्वीर है? टोक्यो में अमेरिकी दूतावास में 27 सितंबर सन 1945 को सम्राट हिरोहितो पेश हुए जनरल मैकआर्थर के सामने कि मैकआर्थर, मैं तुम्हारे पास आया हूं, जिन शक्तियों का तुम प्रतिनिधित्व करते हो उनका निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर। युद्ध के दौरान लिए गए मेरे सभी राजनीतिक और सामाजिक फैसले की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति के रूप में। तो ये विजेता और पराजित की समक्षता है, पर टेक्स्ट तो यहाँ नहीं। ये ऐतिहासिक वक्तव्य है, इतिहास में नहीं, मैकआर्थर की किताब में। चर्चिल के चेहरे पे आपको क्या दिखाई देता है? बच्चे का भोला। हर मोटा चेहरा भोला नहीं होता। दरअसल ये अपने अपने परसेप्शन की बात है कि अगर मैं खुश होना चाहूं तो हार्डी को याद करना मेरे लिए काफी होगा। और अगर मुझे मुस्कुराने का दिल करता है तो मैं हिटलर को याद कर लेती हूँ। हिटलर के नाम से मेरे सामने एक इमेज आती है। सुंदर कमरे में दरवाजे से टिका एक वायलिन रखा, सिम्फनी के सुर अभी भी हवा में अटके। तभी कीलों से जड़ा एक काला बूट उस वायलिन को रोन देता है। चमकीली पॉलिश वाली लकड़ी खास लगी खाल दिखने लगती। मिसेस दस्तूर की मित्र मंडली के पहले घेरे में अब ये शादी करने जा रहे हैं। नियमित योगा अभ्यास से चुस्त बनाए रखने की अपने शरीर को इनकी एक कोशिश, और बालों में पड़ती है 2 सफेद रेखाएं इनकी शादी में रुकावट नहीं डाल सकती। बहुत करीब से अध्ययन किया है तुमने मुझे। हाँ, लगभग 1 दर्जन मुलाकातें हो चुकी हैं हमारी। एकाएक तुम्हारा गुमसुम हो जाना और एक कसक इस रिश्ते को अंधेरे में रखने की दबाव। तुम तो मेरी यौन गुरु हो। गुरुजी, मेरा दीक्षांत समारोह कब होगा? तुम्हारी पूर्व लीलाएं सुधर रही, आलेखनों का नियोजन भी सही है, लेकिन नाभि से सीधे अधरों तक पहुंचने में थोड़ा झटका लगता है। बीच में एक स्थान पर रुकने पर विचार किया जा सकता है। नक्षत्रों की संख्या ठीक नहीं, वे केवल जंगाहों तक ही सीमित रहते हैं। इस लिहाज से देह के पिछले हिस्से से भी संभावनाएं टटोली जा सकती हैं। मुझे डर रहता है कि तुम कहीं आहत ना हो जाओ। स्त्री की सांसों का आरोह अवरोह पहचानो, उसकी गति का अर्थ समझो, उसके उच्छ्वासों
और सितारों की भाषा सीखो। अच्छा, अगर मेरी सांसों की गति ऐसी हो तो क्या करोगी? मैं ये करूंगी। नील, हाँ? मेरी मांग भर दो। तुम मुझसे 6 साल छोटे क्यों हो? तो क्या हो गया? कोई कम उम्र की लड़की आएगी और तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगी। तो बेकार की बातों में अपना सिर खपाती रहती हो पारुल। वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। हम साथ साथ आदर्श संपत्ति दिखाई देते हैं ना। पर ध्यान से देखने से पता चल जाता है कि स्त्री की उम्र ज्यादा है। तुम मुझे छोड़ना चाहते रहते हो। मेरी छोटी छोटी खुशियां भी क्यों तुम पर इतनी भारी पड़ती हैं? क्योंकि तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां बहुत खतरनाक हैं, इसलिए। अपना हाथ दिखाओ। ये घड़ी तो बहुत महंगी होगी ना? नील, तुमने मुझे कितने ऑर्गेज़म दिए हैं। सोमपुरिया घराने की राज दुलारी और शाह घराने की बहू को मिले सुख का क्या मोल लगाया जाएगा? मेरा कंप्यूटर कहेगा कि ये घड़ी फिर भी सस्ती है। तो ये सब गलत है ना? क्यों? मुझे थोड़ी खुशी पाने का अधिकार नहीं है? पर खुशी पाने का मतलब ऐसे स्वांग भरना है? क्या? तुमने मेरी भावना को ऐसा नाम दिया? पारुल, इस सच्चाई को इस तरह झुठलाया जा सकता है? हाँ, मैं अपनी एक एक स्मृति नोच फेंक देना चाहती हूँ। मैं अपने मन में नए आम को रोक रही हूँ। सोमपुरिया और शाहगरानों में कभी तलाक नहीं हुआ। पिताजी कब से बीमार है पर परलोक नहीं सुधारते। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? नील, देश छोड़कर भाग चले। मैं स्विस बैंक में पैसे जमा कर दूँ। हम 1000 एकड़ के फार्म में रहेंगे, दिन रात एक दूसरे के सामने। झील के पास हमारा विला होगा। सुबह एक दूसरे की बाहों में सोकर उठेंगे। घोड़े दौड़ाते हुए दूर दूर तक अपनी फसल का मुआयना करेंगे। मैं झील से तैरकर निकलूंगी तो तुम मुझे तौलिए से सुखाओगे। फिर हम ऊंची ऊंची घास पर प्यार करेंगे, 3 बच्चे पैदा करेंगे। हमें किसी का डर नहीं होगा। क्या बेकार की बात कर रही हो पारुल? यहाँ हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। अरे ये रिश्ता उनमें से नहीं जिनका भविष्य होता है। पर थोड़ा हो सकता है अगर तुम संयम से काम लो तो। मैं संयम से बेजार हो चुकी हूँ। लक्ष्मण रेखा की दूसरी ओर खुशियां अपना आंचल फैलाए खड़ी हैं। पारुल, तुम्हें उसके भीतर भी खुशियां मिल सकती हैं। मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ चांद तुम्हारी बाहों में देखना चाहती हूँ। पारुल, मेरी एक माँ है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तो हम उन्हें भी बुला लेंगे। वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। हम उनके लिए यहीं सारा आराम का बंदोबस्त कर देंगे। पारुल, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। आइडिया। नलिनी, क्या? चयन की लंगड़ी मौसेरी बहन। अगर नलिनी के साथ तुम्हारी शादी करा दूं तो? क्या बेकार की बातें करती रहती हो? हाँ, तुम दोनों को अपने ही घर में रख लूंगी। जयंत के मेरी ये शर्त मान जाएंगे और समाज के सामने हमें एक पर्दा मिल जाएगा। पारुल, नलिनी 2 दिन में समझ जाएगी कि हम दोनों के बीच में क्या है। इसकी टेंशन तुम मत। नलिनी और मेरे बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के बोर्ड पर रख लूँ। अगल बगल हमारे ऑफिस होंगे। हम साथ साथ आया जाया करेंगे। कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकेगा। बस करो पारुल। एक काम करो, चयन को स्लो पॉइजन दे दूं? क्या? हेलो, अच्छा ठीक है, आते हैं। पिताजी की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। अब नहीं सहा जाता नील भैया।
बोला तुम यहाँ इसमें कैसे कैसे अपराध किए हैं और उसके कैसे कैसे नतीजे निकल रहे हैं। क्या हुआ? सब कुशल तो है? भैया मैं मुर्तजा का भागीदार था जब यूनियन का लीडर मारा गया। उसके घर में फाके की नौबत आ गई है। उसकी बीवी ने बच्चों के साथ कीड़े मारने की दवा खा के आत्महत्या कर डाली। भैया उसकी जवान ननद भी समझौते में शामिल थी, लेकिन किस्मत की मार की वो बच गई। लेकिन अब सुना है कि वो रात रानी में गंगे नाच की नौकरी पर लग गई है भैया। एक ईमानदार आदमी का हंसता खेलता कुटुंब हमारे हाथों उजड़ गया भैया। उसकी आ नहीं लगेगी क्या? और अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो शालू फिर उसी गटर में चली जाएगी और मुझे कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर जल्दी मरा नहीं तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। भैया मुझे देखो, मथुरा में भांग के अलावा किसी और नशे को हाथ नहीं लगाता था, और यहाँ ऐसा कौन सा नशा है जो मुझसे बचा है? एक दिन मांस न मिले ना भैया तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। कितना पतन हो गया है मेरा। उस यूनियन लीडर को मारने की जिम्मेदारी उस मिल मालिक की है जिसने तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। नेता की आह, अगर इस मुंबई शहर में गरीब की आह काम करती है तो उस मिल मालिक को लगेगी। तुम और मुर्तजा तो सिर्फ निमित्त थे, और उस यूनियन लीडर को तो जाना ही नहीं बोला। क्यों जाना था? वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था भैया। वो मिल मालिक से टकराया। अगर जीना है तो बर्दाश्त करो, विद्रोह करो तो कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहो। यही हमारे सामाजिक ढांचे का दस्तूर है। भोला, तुम एक बहुत बड़े पहिए की छोटी सी घिर्री हो। तुम अगर घूमने से मना कर दोगे तो पहिया रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। मुझे देखो, अगर मैं चीखने चिल्लाने लगूं कि ये क्या हो रहा है, 45 साल की धुलधुल गंधाती औरत मेरे सामने नोटों का बंडल फेंक कर कहती है कि कपड़े उतारो। तुम देखते नहीं कि मेरा टेस्ट कितना नफीस है, मैं कितनी सोफिस्टिकेटेड हूं। अगर मैं ऐसा करने से मना कर दूं तो मुझे किसी पूर्वी उपनगर के गेस्ट हाउस की चारपाई नंबर 13 पर जाना पड़ेगा। प्रिंस स्ट्रीट में नौकरी करनी होगी। सुबह 7:40 की लोकल पकड़ने के लिए मुझे 5:30 बजे उठना पड़ेगा। बोला, सोचो बोला, सोचो। अगर तुम 1000 रुपए महीने के चौकीदार होते तो किसी बंगले के अहाते में सारी रात लाठी ठोक रहे होते। आधा दर्जन लोगों के साथ एक कुटहिया में पड़े होते। संडास के बाहर आधा मील लंबी लाइन में लगे होते। पत्नी के साथ फ्लैट में रहना पागलपन होता। और अगर फिर भी तुम्हारी आत्मा क्रंदन कर रही है तो छोड़ दो रात। मुर्तजा को कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम्हारी जगह भरने के लिए 100 लोग गुहार लगाएंगे उसके पास। बोला, ये मुंबई है, यहां पसीना सोना बन जाता है, यहां अरबों खरबों का लेन देन होता है। लखपतियों करोड़पतियों के साथ हम सड़क पार करते हैं। जुहू का पान वाला रोजाना 5000 कमाता है। हाजी अली का फल वाला 35,000 डेली तकिए के नीचे लगाकर सोता है। यह शहर देश के इनकम टैक्स का 40% से ज्यादा देता है। यह मुंबई है बोला, अवसरों का महासागर। इस शहर में हम क्या ढूंढने आए थे और हमें क्या मिल रहा है? इस महानगर की गठन और प्रकृति मुद्रा केंद्रित है। आचार विचार भाव भंगिमा सब मुद्रा अर्जन से संचालित है। लोकल पकड़ने के लिए लपकता आदमी, मर्सिडीज में बैठा फाइल पर झुका आदमी,
और मेकर चैम्बर्स की लिफ्ट के चारों बटन दबा देने वाला आदमी। सब लक्ष्य प्रेरित और एक ही पथ के पथिक है। मिस्टर संपत, नायर का पूरा टैक्सी बिल पास मत कीजिएगा। अगर उनके पास लोकल का पास है फिर वो टैक्सी से क्यों गए? मुझे इसका जवाब चाहिए। हेलो मिस्टर नील, बहुत खूबसूरत हो जैसा कुमुद ने बताया था। मेरा नाम शहनाज है। मैं हमेशा से ही हुस्न परस्त हूँ। रंग, फूल, दिलकश चेहरे। मैं टाइपिंग स्पीड से ज्यादा अहमियत टाइपिस्ट की नाजुक अदाओं को देती हूँ। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार जज्बात से काम लिया, शादी की और धोखा खाया। मेरा पति नर्म जिंदगी चाहता था। जिंदगी जीने के लिए सुबह से शाम तक जो मशक्कत करनी पड़ती है, मेरे पति के लिए वो जानलेवा थी। सुबह 11 बजे उठकर जिन पीना, लंच के बाद एयर कंडीशन में सोना, रमी खेलना। शादी के साल भर में ही उसकी तोंद निकल आई। मैंने उसे सुधरने के लिए 3 महीने का प्रोबेशन दिया, पर नालायक समझा मैं मजाक कर रही हूँ। तो मैंने उसे नेक इरादे का अमली जामा पहनाने की गुजारिश की और उससे वादा किया कि इस शहर के तमाम अखबारों में उसकी आबूचरी छपाऊंगी। और दूसरे को मैंने पुलिस के जरिए तड़ीपार करवा दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं काम की बात करूं? जरूर। हम सुपर तबके की गोरे टूरिस्ट की मल्टीनेशनल की ऊंची एग्जीक्यूटिव बिरादरी की खिदमत में है, जिसके लिए हमें भरोसेमंद और तालीम याफ्ता नौजवानों की जरूरत होती है। कभी कभी कोई अकेली क्लाइंट अजंता एलोरा ताजमहल या संगीत नाटक के प्रोग्राम में जाना चाहती है, तो उसके लिए हमें कल्चर्ड एक्सपर्ट नौजवान चाहिए होते हैं। या फिर कभी कभी कोई डायरेक्टर खातून या टाइकून की बीवी को अपनी बोरियत दूर करनी होती है, तो उसके लिए हमें रुखवाला हसास सोफिस्टिकेटेड मुलाजिम चाहिए होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम है? आप ही के क्लाइंट के जरिए मैंने आपको चेकआउट कर लिया। इसमें किसी तरह का जोखिम तो नहीं? नहीं, हम सिर्फ 5 स्टार की वीआईपी स्वीट में ही ऑपरेट करते हैं, जिससे आपके कैरियर का सुनहरा दौर शुरू हो सकता है। मेरी पेमेंट कौन करेगा? आपकी क्लाइंट? नहीं, हमारी कंपनी। पेमेंट क्या होगी? आप फरमाएं। एक शाम का 20,000, वीकेंड का डबल और फैंटेसी के साथ मुंबई से बाहर जाने पर 3 गुना। हमें मंजूर है। इट्स अ डील। डील। जब पारुल ने तुमको पहली बार देखा था, उसी दिन उसने मुझसे जिद की थी कि वो अब अलग रहना चाहती है। फिर कुछ हफ्तों के भीतर ही उसके अंदर सुहानी तब्दीलियां नजर आने लगी। मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, उसे डिस्क्रीट होने के लिए कहो। टाउन में तुम्हें बगल में बैठाकर घूमना, होटलों में कमरे बुक करना, ऑफिस और घर से घंटों तक दूर रहना, ये सब गलत है। उसे समझाओ कि अपने घर में घुसे रहना ही उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में कितना जानते हो, बट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई सर्टन थिंग्स। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। मेरी व्यक्तिगत जरूरतें बहुत कम हैं। मुझे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम भी है। मेरी जिंदगी का एक ही पैशन है, मेरा काम। लालच को मैं बहुत कोमल भावना मानता हूं। यह आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर काम करने का हौसला देती है, एक के बाद एक आने वाली रुकावटों को पार करने की ताकत देती है। मेरे अंदर बहुत लालच है। लालच अपनी ताकत को बढ़ाने को। मेरे बिजनेस एम्पायर में 7,000 लोग हैं और कुछ ही वर्षों में मैं संख्या बढ़ाकर 2 नहीं कर देना चाहता हूं। लेकिन पारुल अपनी बहकी बातों से मेरा कंसंट्रेशन तोड़ देती है, शक्ति बढ़ाने की मेरे स्तंभ को भंग कर देती है।
हमारे अलग होने का मतलब जानते हो? हमारे एसेट्स का बंटवारा हो, मेरी शक्ति 1/3 रह जाएगी। मेरा घर न टूटे, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोला मैंने एक फैसला किया है। कौन सा फैसला? शादी का। हाँ, मैं नैन से शादी करना चाहता हूँ। हाँ? कौन है? वो क्लासिकल सिंगर है। अभी कुछ दिनों पहले मैं उसके सामने मोहा वेस्ट बैठा था। तानपुरा नैन की गोद में रखा था। उसकी उंगलियां तानों को छेड़ रही। तानों के निकले सुर मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे विभोर मन को थपकी देकर सुला रहे। स्त्री के ऐसे सौंदर्य की किस्म मैंने पहली बार देखी। मैं भी अपना घर बसाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैं नैन से शादी करके वापस दिल्ली लौट जाऊंगा। वहां कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा। मेरे पास काफी पैसा है और मुझे पारुल के तनाव और डर से मुक्ति मिल जाएगी। बोला नैन पत्नी की तरह मेरे घर में आकर मेरे घर को भरा पूरा बना देगी। लेकिन अचानक शादी का फैसला? हाँ बोला, उस दिनों से मैं जी नहीं रहा, सिर्फ बह रहा। दूर दूर तक पैदल चला जाता, बिना रास्ता पूछे भटकता रहता। कभी कभी अचानक रात को उठकर बैठ जाता। जीवन में पहली बार मुझे नींद की गोलियां खानी पड़ रही। हम अपने चारों तरफ खूबसूरती की चार दीवारी बनाने की कोशिश करते हैं, जहां तहां दरार पड़ जाती है। जगमगाती हुई रोशनियां, संतराती हुई कारें, कोलाहल जीवन, ये सब अवास्तविक है और है भूत प्रेत से। अब अंधेरे भरे रिश्तों से मन डरने लगा है। बोला लेकिन जिस जीवन में तुमने सपने देखे थे उससे डर क्यों रहे हो? क्यों भागना चाहते हो? बोला मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। कल रात 44 साल की उर्वशी मेरी क्लाइंट थी। उसने मुझे कसा, चूमा, काटा, झंझोड़ा, लेकिन मेरी नसें शिथिल नहीं। मेरे शरीर में उत्तेजना की एक ठंडी सिहरन बहती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे नैन की दो निर्दोष आंखें मुझे घूर रही हैं। मैंने रतिवेद के नुस्खे अपनाए, अपनी बाहों में पारुल और कुमुद की कल्पना की, लेकिन नैन के चेहरे को धुंधला न कर सका। उर्वशी ने शैया से उतरते हुए मेरी भर्त्सना की और मैं घुटनों में सिर झुकाए बैठा रहा। सुबह डॉक्टर के पास गया और उसको सारी बातें बताई। सामान्य भाषा में कहें तो यह दिमाग का तुम्हारे तन व मन के साथ द्वंद्व है। तुमने अरसे तक ऐसी स्त्रियों को स्पर्श किया है वे तुम्हारे तन व मन को स्वीकार नहीं थी। तुम्हारी दमित भावनाओं ने विद्रोह कर दिया है। उस मासूम युवती के आकर्षण ने तुम्हें अपनी ओर खींच लिया है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे भीतर सौंदर्य बोध है। ये स्थिति तो आनी थी। शारीरिक उत्तेजना भावनाओं से जुड़ी होती है, इसका कोई बटन नहीं होता। अब सवाल उठता है निदान क्या है? तुम उत्तेजक दवाएं इस्तेमाल कर सकते हो, पर धीरे धीरे तुम इसके आदी हो जाओगे। ये दवाएं आगे चलकर तुम्हारे तन व मन को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
जिस पेशे में तुम हो वह औरत से तो निभ सकता है, क्योंकि उसे सक्रिय नहीं होना होता, पुरुष को होना ही पड़ता है। हेलो, आज की बुकिंग चाहिए। सॉरी मैं आज खाली नहीं, कल खाली है? मैं बाद में बताऊँ। अब अरे नैन रुको। मैं बाद में नहीं रुको ना, ये भोला है मेरा दोस्त, मुंबई आते हुए मिला। तुम्ही ने तो कहा था कि कभी कभी खामोशी भी आवाज करती है। पर इतनी सुंदर रात में ये उदासी अच्छी नहीं लगती। नील, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। मुझे कांदीवाली का फ्लैट लेने में पूरे 4 साल लग गए थे, और तुमने एक ही साल में टाउन में फ्लैट ले लिया। काटना पड़ेगा। तुम्हारी कंसल्टेंसी तो काफी अच्छी चली होगी, है ना? और नील, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? कॉफी पियोगी? नहीं, आज मन नहीं है। नहीं, मुझे कोई गीत सुनाओ। सुनाओ ना नैन, प्लीज। प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है, प्यार का जज्बा, प्यार का जज्बा। तुम्हारी संगीत में दिलचस्पी कैसे? छोटी थी तो सुनना बहुत अच्छा लगता था। हॉस्टल में थी तो शास्त्रीय संगीत से मेरा अकेलापन दूर हो जाया करता था। स्कूल के गुस्से में गाया तो शास्त्रीय संगीत के शिक्षक ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। फिर धीरे धीरे इसी में मन रमने लगा। सुरों से मेरा अकेलापन दूर हो गया। लगने लगा कि मेरी जिंदगी का अर्थ सिर्फ इसी में है। तुम फिल्मों के लिए भी गाती हो? नहीं, क्यों? वे लोग मुझसे हल्के गानों के लिए कहते हैं, बाद में पार्टीज जाने के लिए कहते हैं, और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुम मुंबई की मीरा जो हो। नील, हाँ, तुम काम क्या करते हो? मैं भावात्मक सलाहकार हूँ, एक तरह का मैरिज काउंसलर। इसका कोई कोर्स होता है क्या? छोड़ो ना ये सारी बातें, अभी मेरी मानसिक सेहत के लिए ये जानना जरूरी है कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। शायद मैं आपसे 2 साल बड़ी हूँ। ईश्वर मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी तो नहीं कर सके। अच्छा, तो 2 साल छोटी ही सही। घर में कौन कौन है? कोई नहीं। 5 से 10 तक भोपाल में मामा ने पाला, फिर ग्वालियर में रही वजीफों के सहारे, और फिर यूं ही संगीत की शिक्षा लेने लगी। यहाँ कब से? 5 साल से। मजेदार संघर्ष रहा। कांदीवाली के फ्लैट में शिंदे परिवार के साथ पेइंग गेस्ट रही। सुबह 4 बजे से उठती, रियाज शुरू करती, 9 बजे भागदौड़ करती सेकंड क्लास के पास के सहारे प्रोग्राम पाने के लिए। 2 बार विदेश में गई। पेमेंट ठीक मिला पर कुछ अच्छा नहीं लगा। मामा मामी से मुलाकात होती है तुम्हारी? नहीं, क्यों? उन्होंने मेरा ब्याह तय कर दिया था। मैंने इनकार किया,
तो वे रूठ गए। मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? मैं तुम्हारा हाथ छू सकता हूँ? मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? क्या हुआ नैन, मुझसे कोई गलती हुई क्या? हेलो जी चक्रधर जी, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, थोड़ी बुखार है। हाँ हाँ दवा ले रही हूँ। नहीं नहीं आपकी तकलीफ करेंगे जी। ओके बाय। मैंने अपने जीवन में ये पहला केस देखा है कि किसी को शादी के प्रस्ताव से बुखार आ जाए। कभी कभी झूठ बोलना अच्छा होता है। नील, हाँ। मैं बिल्कुल सीधी सादी हूँ। मुझे ये आडंबर नहीं आता कि मेरे जीवन की रूपरेखा काफी सपाट। नील, तुमसे मिलने के बाद मुझे अपना आप उतना अकेला नहीं लगता। नैन, मैं तुमसे प्रेम करने लगा। नील, मैं बिल्कुल कलरलेस हूँ। तुम 4 दिन में मुझसे उब जाओगे। मुझे लगता है कि बहस इस बात पर होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ या नहीं। अच्छा, तो अब आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। मैंने बाहर देखा नहीं है लड़कियां कैसे आंखों आंखों में तुम्हें पीती हैं। अच्छा, तो अब कुछ व्यवहारिक बातें क्लियर कर लें। शादी में जल्दी से जल्दी चाहता हूँ, हो सके तो 1 महीने के भीतर, और उसके बाद हम दिल्ली में रहेंगे। पर तुम्हारी कंसल्टेंसी तो काफी अच्छी चल रही है, उसे छोड़ दोगे? क्यों, तुम्हें मुंबई छोड़ने में कोई ऐतराज है? ये शहर मेरे लिए काफी मददगार साबित हुआ है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हें मुंबई छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों है? नहीं, मुझे इस शहर से डर लगने लगा। यहाँ के टेम्पटेशंस बहुत खराब हो सकते हैं। नील, तुम कुछ छिपा रहे हो? नहीं तो ठीक है, मेरी एक शर्त है। क्या? मैं संगीत नहीं छोड़ सकती। तो ऐसी मांग किसने की? क्या? हाँ। सच कह रहे हो? हाँ। तुम मुझे संगीत छोड़ने के लिए नहीं कहोगे? कभी नहीं, लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? वो मेरी सहेली माधुरी है ना, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम दिल्ली में बंगाली मार्केट में एक बड़े बगीचे वाला बंगला लेंगे। वहाँ खूब शांति रहती है और सारे सांस्कृतिक केंद्र भी पास में ही है। शाम को जब तुम प्रोग्राम से लौट कर वापस आओगी तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा, और कभी कभी छुट्टी वाले दिन हम सैर सपाटा करने भी जाएंगे, और कभी कभी मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगा। प्रोग्राम से थककर जब तुम वापस घर आओगी तो मैं तुम्हारे पैर भी दबाऊंगा। तो माँ, तुम यहाँ अचानक अब मुझे बोलते हो तो मैं स्टेशन पे तुम्हें लेने आ जाता। ये कौन है? ये नैन है माँ। अरे नैन कौन? माँ, ये सिंगर है। तो बड़ा महंगा ले रखा है। तूने इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया? ईश्वर सबकी सुनता है ना। कर नहीं रखा। माँ, यहाँ भरोसे का आदमी है। और तेरा ऑफिस कहाँ है? नरीमन पॉइंट पर। आज ऑफिस नहीं गया क्या? माँ, फील्ड वर्क करता हूँ, शाम को रिपोर्ट करने जाना होता है। तुम एक काम करो, तुम भीतर जाओ, नहा धो लो, उसके बाद फिर बातें करेंगे। जाओ ना। अरे जा रही हूँ। हाँ तो जाओ, तुम जाओ। हट्टी आदि आई हो तुम। राती इतनी जल्दी मरने वाले नहीं। अच्छा सुनो, मैंने नलिनी को राजी कर दिया। अगले महीने की 21 तारीख का अच्छा मुहूर्त है। क्या बकवास कर रही हो? मैं ये शादी नहीं कर सकता। नील, ऐसे जिद नहीं करते। जिद मैंने, तुम कर रही हो। जाओ यहाँ से। जाऊं? हाँ। अपनी पारुल को ऐसे तो मत भगाओ। अब ये कौन है? माँ, ये ऑफिस से आई हो, रिपोर्ट देनी होती है ना, तो बस फाइल तुम ये लो फाइल। मैडम से कहना मैं शाम को रिपोर्ट कर दूंगा। अरे लड्डू, क्या बात है माँ, बड़े दिनों बाद तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डू खाने को मिल रहे हैं। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। आज फैसला होना है। किस बात का माँ? अरे बिमला या कमला बोल। माँ,
ना विमला ना कमला। तो नहीं, बहुत सुशील लड़की। कैसी कैसी सुशील लड़कियां मिलती हैं तुझे, सब जानती हूँ मैं। नील, पर तुम बराबर अनप्रोफेशनल होते जा रहे हो। तुम बुकिंग की कैंसिल ही नहीं करते, बल्कि तुम्हारी परफॉर्मेंस रेटिंग में गिनती जा रही है। पिछले दिनों तुम मेरे 2 क्लाइंट के लिए भी सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे क्रेडिट पे क्या असर पड़ेगा तुम जानते हो। मार्था ग्रीन हमारी प्रेस्टिजियस क्लाइंट है। वे 6 बजे लौटेंगी। 8 घंटे के कोलैबोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करने के बाद तुम्हें उनका ख्याल रखना है। सॉरी, मैं आज खाली नहीं। व्हाट? अब इतने कम समय में मैं ऐसा स्कॉट कहां से लाऊं जो मोजार्ट सिम्फनी 9 की पर्सपेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट भी डिस्कस कर सके और जिसके बोसे में वो राहत महसूस कर सके। मैंने कहा ना कि मैं आज बहुत बिजी हूँ। नील, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मार्था ग्रीन की उम्र 35 से ज्यादा नहीं है और वो बहुत खूबसूरत भी है। तुमने मुझे ऑकलैंड रोड की रंडी समझा है क्या? तमीज से बात करो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। Bloody bastard, you motherfucker! नितिन, तुम यहाँ? हाँ, मैं बहुत मजबूर होकर मुझे यहाँ आना पड़ा है। मैं दीदी से 8 साल छोटा हूँ। माँ के मरने के बाद दीदी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। एक तरह से वो मेरी दूसरी माँ है। मुझे मालूम है दीदी अपने ब्याह से बहुत दुखी रही है। तुम्हारे बारे में जब मालूम हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा। आखिर मेरी अपनी नैतिकता है और दीदी का ये निजी मामला। पिताजी भी इस बारे में कुछ नहीं चाहते। जयंत के ऊपर मुझे गुस्सा है। वो दीदी का पति है, उसे दीदी पर रोक लगानी चाहिए थी, पर उसने ऐसे शर्मनाक रिश्ते को हवा दी। लेकिन तुम, क्या तुम्हारी कोई नैतिकता नहीं, कोई आत्मसम्मान नहीं? मुलायम जिंदगी के लिए तुम खुशी खुशी रंडी बनने को तैयार हो गए। तुम किताबी बातें कर सकते हो क्योंकि मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। बिना बाप के नाम के इस शहर में 100 रुपए कमा कर दिखाओ तो तुम्हारा गू निकल जाएगा। तो फाउंटेन पर रंगा बांधकर कोड़ों से तुम्हारी खाल खींच लेनी चाहिए। हमारी दीदी को? तुम्हें दीदी से बात करनी होगी। उन्हें तुमसे गर्व रह गया है और वो इस बच्चे को पैदा करने की जिद लिए हुए है। नील, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तू नहीं सुधरेगा। मैं अपना एक पल भी नहीं रह सकती। माँ मुझसे गलती होगी। माँ, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। ऊपर जाने पर तेरा बाप पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? माफ कर दे माँ, पारुल ने मुझे भड़का दिया था। माँ, अकेली एक पारुल है क्या? कृष्णा, यास्मीन, सदामिनी तेरी डायरिया से नामों से अटी पड़ी है। जी चाहता है धरती फट जाए और मैं जीते जी समा जाऊं। दुनिया में किसी माँ की कोख पर ऐसी कालिक नहीं लगी होगी। तूने मेरी जिंदगी भर की तपस्या मिट्टी में मिला दी। मुझे छोड़ के मत जाओ। मर गया, मर गया। तुमने तो कहा था कि तुम एहतियात बरत रही हो। बाद में छोड़ दिया था। तो मुझे पता है क्यों नहीं? मैंने जरूरी नहीं समझा। तुम्हारी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत ने देखा कैसा तूफान खड़ा कर दिया है। नितिन और जयंत का जीना आराम हो गया है। और मेरा जीना कब से आराम है? उस पर किसी की नजर क्यों नहीं जाती? तुम्हारी भी नहीं। पारुल, मेरे साथ क्लिनिक चलो। मुझे बच्चा चाहिए। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम किसी और की पत्नी हो। मैं भावात्मक रूप से तुम्हारी पत्नी हूँ। पारुल, हमारे देश का कानून ऐसे रिश्ते नहीं मानता। पर मैं मानती हूँ। समाज तुम पर कीचड़ उछालेगा। मुझे परवाह नहीं। तुम्हारे पिता पर क्या बीतेगी? तुम कल मरते तो आज मर जाए। अच्छा, बच्चा होने के बाद तुम कैसे रहोगी? अगर तुम्हारे साथ रहने में जयंत और नितिन का मुंह काला होता है तो मैं अपने घर में रहूंगी। दिन में एक बार तुमसे मिल लिया करूंगी। पारुल, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अपना घर बसा रहा हूँ। क्या? हाँ। तुम यहाँ से जा रहे हो? हाँ, मेरी भी अपनी एक जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से अलग नहीं हो सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। पारुल, हमारे इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम मेरे साथ क्लिनिक चलो।
तुम किससे शादी कर रहे हो? उसका नाम नैन। वो सिंगल? हाँ। पारुल, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरा रोम रोम एहसान में डूबा हुआ है। मैं तुम्हारे मन की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा पारुल। देख कमीने हरामजादे, मेरा घर उजाड़ के तू अपने घर से चला गया। मैं तेरा खून पे जाऊंगी, तेरी बोटी काट काट के जेल कबो को खिला दूंगी। दीदी छोड़ो उसे। अब तक तूने मेरा प्यार दिखाया ना, अब तो मेरी नफरत दिखेगा। दीदी छोड़ो। ये आज तक कमरे में नंगा किया है ना, दीदी छोड़ो, अब तुझे मेरे सामने नंगा के छोड़ूंगी। चलो दीदी चलो। तुझे छोड़ूंगी नहीं कमीने। नील, कह दो किसने जो कुछ कहा वो झूठ था। नील, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा। जब तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे तब उसे गर्भवती बना रहे थे। नील, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे साथ कोई नाटक नहीं किया। मैंने अगर जीवन में प्रेम किया है तो सिर्फ तुमसे। प्रेम की ऐसी परिभाषा मैंने आज तक नहीं सुनी नील, कि बोलने वाले लड़की के साथ शादी की तैयारी करो और दूसरी शादीशुदा के साथ सोया करो। नहीं नील। नैन, पारुल से रिश्ता सिर्फ अपनी गरीबी दूर करने का एक तरीका था, क्योंकि मैं अपनी गरीबी से आज ही जा चुका था। नहीं, तुम मुझे जो चाहे सजा दे लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। बस नील, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी रहा हो तो आज के बाद मुझे अपनी सूरत दिखाने की याद तो मत पहुंचाना। नैन, तुम्हारा ही नाम नील है? तुम काम क्या करते हो यार? काम? तुम्हारा इनकम टैक्स नंबर क्या है? इनकम टैक्स नंबर? हाँ हाँ, इनकम टैक्स नंबर। भाई यार, तुम्हारे बैंक लॉकर में 90 लाख के जेवर निकले हैं। कहां से चुराए? फिक्स डिपॉजिट के 60.5 लाख कहां से मारे? करेंट अकाउंट के 9,65,000 किसने दे दिए भाई? पांडे जी बोलिए जी। इतना छोटा सा काम जी हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा जी। यार तुम्हारे बड़े दूर दूर तक चर्चे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर था, बोलता है तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, बहुत धांसू स्टोरी बनाएगा तुम्हारे फोटो के साथ। और आखिर तुम इस शहर के सबसे महंगे नाम जो हो। ये तुम्हारी डायरी है? हाँ। शिल्पा, यास्मीन, करुणा, सुमंगला, न जाने कितनी औरतों की लिस्ट है। कल तुम्हें कोर्ट में पेश करूंगा, तब तक तुम्हारी इन क्लाइंट्स के स्टेटमेंट्स ले लूंगा। 2 को छोड़कर जिनकी पहुंच मंत्रालय तक है। तुम्हारे जैसे कुछ और बिजिगोले हैं मुंबई में, 2 को ज्यादा जानता हूं। निहायत ही शरीफ लोग हैं, हर महीने गिफ्ट भेज देते हैं। पकड़े जाने वाले यार तुम पहले हो। मैंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। एडल्ट औरतें अपनी मर्जी से मेरे पास आई, मैंने उन्हें ब्लैकमेल भी नहीं किया। हमारे मेथड ऐसे हैं, तुम सब कबूल कर लोगे। भाई आखिर मुंबई पुलिस को
स्कॉटलैंड यार्ड जैसी इज्जत ऐसे ही खाली पीली थोड़े मिली है। पर तुम नौजवान हो, गलती हो जाती है। आखिर हम भी कभी नौजवान थे, पर अभी भी हैं। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। कल सुबह तड़ी पार हो जाओ, मैं तुम्हारे केस की फाइल फाड़ कर फेंक दूंगा। मेरे सारे रुपए दिला दो, मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला जाऊंगा। पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वो पैसे मेरे हैं, उन पर मेरा हक है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि रंडी को भी रोजी कमाने का हक होना चाहिए। बेशक, हम रंडियां इस उपभोक्तावादी ढांचे की उपज है। जहां मांग होगी वहां सप्लाई होगी, और बिना पेट की जरूरत के इस पेशे में कोई नहीं आता। इंस्पेक्टर, पैसे तो देखो यार, तुम्हें नहीं मिलेंगे, और तुम कर भी क्या सकते हो? पारुल की ताकत के आगे तुम नहीं टिक सकते। माफिया में मेरा भी एक दोस्त है। अच्छा, तो अब तुम माफिया से रिश्ता जोड़ने जा रहे हो? कान खोल कर सुन लो, अगर कल सुबह मुंबई छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। याद रखना, मेरा नाम इंस्पेक्टर घोड़बड़े है। मां मुझे छोड़कर चली गई, बहन मुझे छोड़कर चली गई, कुमुद भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे ये शहर छोड़कर जाना होगा। भोला, जीवन विकट पहेली है भैया। गोस्वामी जी कहे हैं कि क्या कहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा। इस जिंदगी का भी कोई मतलब है? जब मेरी मंगली की सांसें टूटी थी ना तब मुझे भी यही लग रहा था भैया। मेरी मंगली पेट से थी, बच्चा पेट में था भैया, मरा हुआ पैदा हुआ था। गरीबी के तमाम हृदय विदारक नमूने मैंने कई शहरों में देखे थे, लेकिन इस शहर मैंने उसकी नग्न विभत्स झलकियां देखी। एक रात बीटी स्टेशन पर लगभग नग्न गंधाते भिखारी ने मेरी हाथ की प्लेट से बटाटा बड़ा झपट कर अपने पीले दांतों वाले मुंह में भर लिया। उसकी आंखें कह रही थी, क्या करोगे? मारोगे या पुलिस में दे दोगे? दे दो, मुझे डर नहीं लगता। बोला, आज मैं अपने आप को उस भिखारी की जगह देख रहा हूं। नील भैया, तुम तो पढ़े लिखे थे, तुम्हें दिल्ली छोड़कर मुंबई नहीं आना चाहिए था, वहीं नौकरी करते रहते तुम। साल में 150 रुपए के इंक्रीमेंट का रिवायती रास्ता मुझे मंजूर नहीं था। राह चलते अगर किसी के सिर पे ताज आ जाए तो सब सही होता है। आज मेरा छिन गया है तो सब थू थू कर रहे हैं, और समाज में आखिरी मूल्यांकन की कसौटी सिर्फ कामयाबी होती है। कैसा पेशा है नील भैया, जहां एक तरफ तुम अपनी क्लाइंट्स की बुकिंग निपटा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नैन से प्रेम कर रहे थे। नैन के साथ जज्बात का रिश्ता, और पारुल के क्लाइंट के साथ जिस्म का। पारुल वो सबसे खास थी, उसके साथ इमोशनल फ्लेवर था, एक एहसानमंदी का एहसास जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसे प्रेम नहीं कहूंगा। वो सिर्फ नैन के लिए था। पारुल के साथ मेरी जिंदगी मखमली होती, बेपनाह धन दौलत और ऐशो आराम को ठुकराकर मैंने नैन के साथ दिल्ली में रहने का विचार किया। मैं जानता हूं कि मैं लालची हूं, लेकिन घटिया और विशुद्ध लालची नहीं। अब तुम क्या करोगे नील भैया? सोच रहा हूं कि दिल्ली वापस लौट जाऊं, पर करूंगा क्या?
वही छोटी मोटी नौकरी और नहीं, तुम बिल्कुल दिल्ली नहीं छोड़ोगे। उन पैसे पर तुम्हारा अधिकार है। पारुल तुम्हें इस तरह से फुटपतिया नहीं बना सकती। मुझे छोड़कर जा चुकी है और ये सब लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर लेंगे? हाँ? क्या खा लेंगे? और खाली हाथ शिकोहाबाद जाओगे तो अपनी मां से क्या कहोगे कि लो मां, तुम्हारा बेटा खाली हाथ लौट आया, अब नए सिरे से पालो इसे। मैंने मुर्तजा भाई से तुम्हारे बारे में बात की, वो अभी आते ही होंगे। तुम देखना, वो एक फोन करेंगे, एक फोन, और तुम्हारा काम ये चुटकियों में बनता नजर आएगा। काफी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अब मैं तुम्हें अपने कंपेनियन के तौर पर और यहाँ नहीं रख सकती। मैंने तुम्हें मानसिक शांति की तलाश में मदद के लिए रखा था, लेकिन कुछ समय से मेरा तनाव बढ़ने लगा है। तुम्हारी एक पोशीदा जिंदगी है, तुम अक्सर सारी रात गायब रहते हो। कल बहुत मजबूर होकर मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली। तुम्हारी अलमारी में कई कीमती कपड़े और महंगी चीजें निकली। तुम्हारी पासबुक में ऐसी आंकड़े हैं जिन्हें तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर सब कुछ खासा गलत है। इसके बारे में तुम क्या कहोगे? आपके माध्यम से मैंने समृद्धि की शक्ति पहचानी और वही पाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने शॉर्टकट का चुनाव किया है जो हो सकता है आपको गलत लग रहा है, क्योंकि आपको अपनी जगह बनाने के लिए किसी नई शहर में संघर्ष नहीं करना पड़ा, इसलिए आपको संघर्ष की पीड़ा का अंदाजा नहीं। नैतिक दृष्टि लचीली होती। हजारों साल पहले हमारे समाज ने एक स्त्री के 5-5 पतियों को स्वीकार किया है। हर समाज में आखिरी मूल्यांकन की कसौटी सिर्फ कामयाबी होती है, सिर्फ कामयाबी। जैसा कि तय हुआ था, नोटिस के तौर पर मैं तुम्हें 1 महीने के वेतन का चेक दे रही हूँ। मैं चाहूंगी कि ये फ्लैट तुम जल्द से जल्द खाली करके यहाँ से चले जाओ। मिसेस दस्तूर अपना मन हल्का करने के लिए मुझे एक प्रोफेसर के बराबर तनख्वाह दे रही थी। वहीं वे औरतें हैं जो 2 घंटे की सेवाओं के लिए उतना वेतन दे देती हैं जितना किसी मध्यवर्गीय हिंदुस्तानी का वेतन होता। कमाओ कमाओ कमाओ। हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट में मुझे यही व्यंजना सुनाई देती है। मिसेस दस्तूर की नौकरी 1 महीने की नोटिस पर कभी भी जा सकती थी, तो क्या नौकरी पेशा लोग ओवरटाइम नहीं करते? अर्थ को एक पुरुषार्थ कहा गया है तो काम भी तो दूसरा पुरुषार्थ है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने दोनों का संयोजन किया। अरे मुर्तजा भाई, आइए ना, आइए बैठिए। मुर्तजा भाई, मोहतरमा नाराज क्यों हो गई भाई? जी वो मुझसे शादी करना चाहती थी। हाँ, तो शादी कर लेते। शादी के लिए 2 लोगों की रजामंदी चाहिए होती, मैं तैयार नहीं हूँ। हाँ, कमाल है, बिस्तरबाजी के लिए राजी थे, शादी के नाम पर नानी मर गई। ये मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। हाँ, वो भी कंपनियों के मालिक है? जी नहीं। तो आपने कैसे मान लिया कि बैंक और लॉकर में जो पैसा जमा है उन सब पर आपका अधिकार है? क्योंकि वो मेरे हैं इसलिए। हाँ भाई, दिया तो मोहतरमा ने ही था ना। जब तक आप उनके खिदमत में थे तब तक उन पर आपका अधिकार था। आपने खिदमत बंद कर दी, वापस ले लिया। आप लोग बिजनेस की हेराफेरी सुन जाते हैं, यही समझकर मेरी मदद कर दीजिए। हाँ, मैं आपको आपका कमीशन दे दूंगा। भाई ये आशिकी माशिकी का मामला है, इसमें तीसरा आदमी क्या बोल सकता है?
हाँ, जेवरात की बात होती है तो बुलावा भेज देता। मलाबार की लेडी को क्या पैगाम भेजूं? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मुर्तजा भाई, एक फोन तो कर ही सकते हैं आप। एक फोन। अरे फोन पर क्या बताऊंगा कि आपने जो नील शाह से बिस्तर से मजा लिया है उसकी कीमत उन्हें और चाहिए। अगर वो बोल दे मेरे भाई और शौहर को पता चल गया है और ये भी कहे कि मैंने पैसा जरूरत से ज्यादा दे चुकी हूं तो उनके शौहर को हमारे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। तुम्हें कैसे मालूम? कि इसके लिए उन्होंने मुझे अलग से मुआवजा दिया था। वाह भाई वाह वाह वाह, कमाल के कारीगर हो। पत्नी के खिदमत का मुआवजा उसके शौहर से लेते और शादी का प्रस्ताव रखे तो वो प्रस्ताव मैं पहले ही ठुकरा था। तो और कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचो ना मुर्तजा भाई, मेरे दोस्त के खातिर कुछ सोचो ना। ये मेरा पक्का दोस्त है, हम दोनों की रेलगाड़ी में मुलाकात हुई थी भाई। सोचो ना मेरे दोस्त के खातिर। ठहरो, सोचने दो। मुर्तजा, ये तूने क्या किया? ये मेरा अकेला दोस्त था, मुंबई में एकमात्र मेरा सहारा, और तूने इसकी जान ले ली। तुम नीच हो, कमीने हो, दगाबाज हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मुर्तजा। बोला निकल गया कुमार। बीवी 3 गोलियां इसमें बाकी है। तुम क्या सोचते हो ये सब मैंने खुशी से किया? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे मुल्क का था। मुंबई में तुम्हारा एकमात्र दोस्त, तुम्हारी पत्नी शालू इसको बड़ा भाई मानती थी। लेकिन मैं क्या बताऊं, ऐसे आदमी की सुपारी आएगी मैं मना नहीं कर सका, और मना भी कर देता तो क्या तुम इसे बचा लेते? ये मुंबई है, यहां 500 रुपए में कातिल मिल जाते हैं। किसकी सुपारी आई थी? नवीन सोमपुरिया सेठ की, जिसके माथा हम काम करते हैं। बोला ये अवसरों का महासागर है, यहां नैतिकता की कोई कीमत नहीं है। ये लो 5 लाख रुपए, ये तुम्हारा हिस्सा है। हम लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पत्नी बच्चों को थोड़ा सहारा तो चाहिए ही ना, रख लो, काम आएगा। बोला अपनी फील्ड ही ऐसी है, यहां कभी भी कुछ भी करना पड़ जाता है। दिन पहले इसकी हरी भरी गश्ती थी, आगे सुख के सपने थे, पांव तले जमीन थी, लेकिन अब
अब सिर्फ अंधेरा है। पारुल के प्रेम ने इसकी जिंदगी ले ली। अरे प्रेम तो इंसान को ऊंचा उठाता है, लेकिन इसकी तो जिंदगी ही तबाह हो गई। हम तो उत्तर भारतीय मुंबई में सपने की तलाश में आए थे, लेकिन उस सपने को साकार करने के चक्कर में खो गया। हमेशा हमेशा के लिए खो गया। हमेशा हमेशा के लिए खो गया। हमेशा हमेशा के लिए खो गया। अशरफ जी से आग्रह करूंगी कि वो सुरेंद्र वर्मा जी को लेकर मंच पर आए। अशरफ अली जी सुरेंद्र वर्मा जी का सम्मान करें शॉल और गुलदस्ते के साथ में। यहाँ मौजूद जेपी सिंह जी। मुझे उम्मीद है इसके बाद मेरा मुर्दा नहीं निकलेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उम्मीद है मैं मुर्दा नहीं बनूँ। अगर यहाँ है तो प्लीज वो मंच पर आए। देवेंद्र राज अंकुर, अस्कर बजाज जी, दीवान चंद बजेली जी, संगम पांडे जी और प्रताप सहगल जी भी कृपया मंच पर आए। देवेंद्र राज अंकुर जी। अशरफ जी आप गुलदस्ता देवेंद्र जी को तो देखा है जरा। आपका सम्मान आपका मौजूद है इसलिए। असगर बजावत जी भी दीवानचंद बजेली जी, संगम पांडे जी पूरे मंच पर आए। सुमन कुमार हमारे जो दस्तूर पूजा का रोल निभाया रचना ने। शहनाज महरिन सबा, मां बनी निशा विश्वकर्मा, मैम अमनदीप कौर, पारुल का कैरेक्टर प्ले किया नितिका भाटिया ने। स्वामी जी ने धीरेन्द्र गुप्ता जी ने परिचय दिया। जयंत निशांत ठाकुर, इंस्पेक्टर अक्षय, रजत ने डॉक्टर शर्मा का रोल किया। नितिन
बने रोहित, अभिषेक, श्रीकांत सैनी डॉक्टर थे। भोला का बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया हिम्मत सिंह नेगी थे। बेहद अहम किरदार नील का था सौरभ त्रिपाठी ने निभाया। और आखिर में मुर्तजा अनिल यादव जी। मंच के पीछे जो लोग मौजूद थे उनका भी एक छोटा सा परिचय। मंच सामग्री ले रोहित, अभिषेक, जैनिश, राहुल सागर। प्रसार एवं प्रचार अली असगर, अंकित, हिमांशु, शेखर मिश्रा। कॉस्ट्यूम डिजाइन किया पूजा, रचना, निष्कांत में। मेकअप नरेश, भानुप्रताप। संगीत संचालन सुमित करता। मंच व्यवस्थापक नितिका भाटिया। सेट एवं लाइट डिजाइन उत्पल ठाकी थी। उपन्यासकार सुरेंद्र वर्मा जी। आलेख एवं निर्देशन अशरफ अली।